हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू करते हुए कल जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें हमने लेटर्स को डिस्कस किया, सिलेबल्स को डिस्कस किया, वर्ड को डिस्कस किया, फ्रेज को डिस्कस किया, और इसी में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्लॉजेस को। क्लॉज क्या है, कैसे उनका यूज होता है, किस टाइप की क्लॉजेस होती हैं, तो इनको आज हम लोग इस क्लास में समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब सबसे पहले हम लोग जाने कि क्लॉज है क्या। A clause is a part of the sentence that gives a complete sense। मतलब ये पार्ट है सेंटेंस का और जो कि क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है। तो कंप्लीट सेंस देने का क्या मतलब हुआ कि इसका अपना सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। देखिए, आई वॉज अनवेल, आई कुड नॉट गो टू द ऑफिस। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया है और ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया है, और ये अपने आप में कैसे हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस है क्योंकि इनमें एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज किया गया है, एक ही मेन वर्ब आ रही है। फाइनाइट वर्ब का मतलब वो आपकी जैसे यहां पर लिंकिंग वर्ब हो सकती है और या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो सकती है। तो ये आपका क्या हुआ, एक सेंटेंस हो गया, ये इधर एक सेंटेंस हो गया। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर दें और मैं ये लिखूं, आई कुड नॉट go to the office because I was unwell। अब ये मैंने क्या किया कि इस कंजंक्शन बिकॉज से जोड़ दिया मैंने I could not go to the office और I was unwell। बिकॉज रीजन को बताने के लिए ये क्लॉज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये आपकी एक एडवर्ब क्लॉज हो गई है। टाइप्स जब डिस्कस करेंगे तब इस पर भी आएंगे कि एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। तो यहाँ पर बिकॉज से लेकर के और ये जो है पूरा जो लिखा हुआ है बिकॉज आई वॉज अनवेल, ये आपकी एक क्लॉज हो गई, एडवर्ब क्लॉज। और आई कुड नॉट गो टू द ऑफिस, ये आपकी एक क्लॉज हो गई जो कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इसमें देखें, इसका अपना सब्जेक्ट है और वर्ब है। ठीक है, और ये जो क्लॉज है इसका भी अपना सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्ट हो जाता है। ये एक आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया। लेकिन जब हमने इसको बिकॉज से जोड़ा तो ये इस कंप्लीट सेंटेंस का, इस पूरे कंप्लीट सेंटेंस का ये एक पार्ट हो गया और फिर अगला ये पार्ट हो गया। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये पार्ट हो जाता है सेंटेंस का जो कि कंप्लीट सेंस देता है। और यहां पर ध्यान रखना है क्या, यहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि अ क्लॉज
हैज a subject and a predicate। और प्रेडिकेट होने के लिए वर्ब का होना जरूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका अंडरस्टूड भी हो सकता है, जैसे अगर एक इंपरेटिव सेंटेंस हम ले लें, कम हियर, तो कम हियर यहां पर सब्जेक्ट आपका यू अंडरस्टूड है, इसका मतलब यू कम हियर सामने वाले से कहा जा रहा है, तो कम और हियर ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, ठीक है। तो प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होना जरूरी है, वर्ब से ही स्टार्ट होती है, वर्ब प्लस अदर थिंग्स, यानी ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो जो अदर चीजें हैं वो आ जाएंगी प्रेडिकेट पार्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लॉज को हमने समझ लिया। क्लॉज क्या है, ये पार्ट है सेंटेंस का जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, और कंप्लीट सेंस को अगर हम डिटेल में समझे तो इसका मतलब क्या है कि इसका अपना सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, यानी कि जो क्लॉजेस हैं कितनी टाइप्स की हैं। तो अगर हम क्लॉजेस के टाइप्स के बारे में बात करें तो दो टाइप की क्लॉजेस हो जाती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह देते हैं। और ये आपकी होती है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी ये। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है कि ये अपने सेंस के लिए डिपेंड करेगी प्रिंसिपल क्लॉज पर, जबकि ये डिपेंडेंट क्लॉज, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है, फ्री है। देखिए दो सेंटेंसेस से इसको हम समझते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। पहले तो हम ये देखेंगे, आई नो आपकी एक क्लॉज हो गई क्योंकि यहां पर वर्ब आपकी आ गई और इसका सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद जो लिखा हुआ है दैट ही इज ऑनेस्ट, कंजंक्शन को इंक्लूड करके हम कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखते हैं। तो ही इज ऑनेस्ट, इसका अपना सब्जेक्ट आ गया और ये वर्ब आ गई, तो इसका मतलब एक पार्ट ये हो गया सेंटेंस का, दूसरा पार्ट ये हो गया। आई नो और ही इज ऑनेस्ट को कंबाइन करने के लिए, इनको हम जोड़ने के लिए हमने क्या कर दिया, दैट का यूज कर दिया। और यहां पर आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, अब ये हम देखेंगे कि कैसी क्लॉज है, सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है, कहने का मतलब डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इसको अगर हम देखें तो प्रिंसिपल क्लॉज का ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज की आपकी वर्ब हो गई, और ये जो लिखा हुआ है दैट ही इज ऑनेस्ट, एक तरह से इस वर्ब की ये ऑब्जेक्ट का काम करने वाली ये क्लॉज हो गई है। जैसे कि मैं कह दूं कि आई नो हिम, तो हिम हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ही का ऑब्जेक्टिव केस, तभी तो हमने हिम लिखा, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, ठीक है। यहां पर हमने क्या कर दिया कि आई नो, या हम कोई नाउन भी ला सकते हैं, जैसे आई नो द ट्रुथ, मतलब मैं सच्चाई जानता हूं, आई नो द ट्रुथ। और यहां पर हमने क्या कर दिया, आई नो हिम या आई नो द ट्रुथ की जगह पर हमने ये पूरी क्लॉज यूज कर दी। तो एक तरह से यहां पर क्या हुआ कि सब्जेक्ट, वर्ब और उस ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया इस क्लॉज को। तो इस वजह से ये क्या हुई, ऑब्जेक्ट के लिए ये पूरी क्लॉज काम कर रही है, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए पूरी क्लॉज काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये डिपेंडेंट हो गई इस पर, इसका मतलब इस वर्ब के लिए ये ऑब्जेक्ट का ही काम कर रही है, इसको ये पूरा कर रही है। तो ये हो गई डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा,
I invited him, but he did not come. But he did not come. इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसको इनवाइट किया, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, ही, यहां से बट से कंजंक्शन को इंक्लूड करके हम ये पूरी क्लॉज लिखेंगे, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। तो ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई या मेन क्लॉज कह लें, और ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। कोऑर्डिनेट क्लॉज कहने का मतलब क्या है कि ये इक्वल इंपॉर्टेंस रख रही है क्लॉज, ये इक्वल इंपॉर्टेंस रख रही है। कहने का मतलब ये है कि इस क्लॉज के लिए ये वाली क्लॉज ना तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, जैसे आई इनवाइटेड हिम, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहीं पर हो गया, ये बात खत्म हो गई। तो ना ये सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ना ये एपोजिशन का काम कर रही है, यानी किसी तरह से इस क्लॉज को ये पूरा करने का काम नहीं कर रही है। इसका जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कह देते हैं। तो क्लॉज हमारी कितनी तरह की हुई, एक तो हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरी क्या हो गई, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। दो टाइप्स हो गए क्लॉज के। अब हम लोग इन पर जब बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, तो आइए टाइप्स पर बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं वो तीन तरह की हो जाती हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह की हमने क्या पढ़ी, या तो वो नाउन क्लॉज होगी, या फिर वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी, और या फिर क्या होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी। कहने का मतलब सेंटेंस में उसका जो फंक्शन होगा या तो वो नाउन का होगा, या फिर एडजेक्टिव का होगा, और या फिर एडवर्ब का होगा। तीन ही तरह के फंक्शंस हो सकते हैं एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के। इसी तरह से हम क्लासिफिकेशन आगे कोऑर्डिनेट क्लॉज का भी करेंगे, लेकिन इसको डिटेल में पहले समझ लेते हैं कि नाउन क्लॉज क्या है और एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और एडवर्ब क्लॉज क्या है ना। पहले बात कर लेते हैं नाउन क्लॉज के बारे में। ठीक है, तो नाउन क्लॉज नाम ही क्या बता रहा है कि इसका फंक्शन क्या होगा, नाउन का होगा सेंटेंस में। ठीक है, अब नाउन के क्या फंक्शंस होते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था। पहला फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करना। वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट बन रहा है वो हमेशा क्या होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। अच्छा, पूरी क्लॉज अगर होगी तो वो प्रोनाउन क्लॉज तो हो नहीं सकती, प्रोनाउन तो आपके जो है वर्ड्स आई, वी, यू, दे, दिस, ईच, इधर, इस टाइप की चीजें होती हैं। ठीक है, क्लॉज अगर पूरी बनेगी तो इसका मतलब हम उसको क्या कह देंगे, नाउन क्लॉज कह देंगे। तो सब्जेक्ट टू अ वर्ब, देखिए अगर हम ये लिखें, what he says is true, इस वर्ब के लिए यहां पर ये जो पूरी क्लॉज है, ये पूरी क्लॉज है, ये क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। और जब सब्जेक्ट का काम कर रही है तो इसका मतलब ये कैसी हो गई, नाउन क्लॉज हो गई, ये हो गई नाउन क्लॉज। ठीक है, जैसे अगर हमको ये लिखना हो कि द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू,
तो द न्यूज क्या होगा, नाउन होगा। इसका मतलब किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। तो पूरी क्लॉज अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको क्या कह देंगे, नाउन क्लॉज कह देंगे। ये हो गई हमारी नाउन क्लॉज का ये पहला फंक्शन हमने देखा, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भी आप कह सकते हैं या सब्जेक्ट टू अ वर्ब, है ना। दूसरी बात क्या है, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। किसी वर्ब का क्या होना, ऑब्जेक्ट होना। जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी क्या होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। यानी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा। और अगर उसकी जगह पर हम पूरी क्लॉज लिख दें तो क्या कह जाएगी, वो नाउन क्लॉज कह दी जाएगी। देखिए, he told me that he was innocent. He told me। अब इस सेंटेंस को जरा देखिए, ये इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई वर्ब, और इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स हैं। देखो इसको हम ऐसे समझ लें, जैसे ये लिखा हुआ हो कि he told me the truth, यानी उसने मुझसे या उसने मुझे सच्चाई सच्चाई बताई। तो टोल्ड के लिए यहां पर ये मी ऑब्जेक्ट आ गया, और साथ ही साथ द ट्रुथ ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देते हैं, ये आपका क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो होम का आंसर या व्हाट का आंसर है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो अगर हमने लिखा कि ही टोल्ड मी द ट्रुथ, मतलब उसने मुझे सच्चाई बताई, तो मी भी ऑब्जेक्ट है और द ट्रुथ भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर टोल्ड के लिए एक ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमारा मी हो गया, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका काम करने के लिए यानी व्हाट का रिप्लाई देने के लिए हमारे पास पूरी क्लॉज है। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पर व्हाट का आंसर अगर हम पूछे तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, मतलब उसने मुझे बताया, क्या बताया, द ट्रुथ। ठीक है, जैसे ही गेव मी अ पेन, तो पेन हमारा क्या हो गया, वहां पर ऑब्जेक्ट हो गया गेव वर्ब का, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, और क्या बताया, ये क्या का आंसर इस पूरी क्लॉज में हमको मिल रहा है। और इस वजह से इस क्लॉज का फंक्शन यहाँ पर क्या हुआ, ये व्हाट का रिप्लाई है इस वर्ब के लिए, और इसका फंक्शन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये बन गया। और ऑब्जेक्ट अगर बन गया तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। पूरी क्लॉज होगी तो हम उसको क्या कह देंगे, नाउन क्लॉज कह देंगे। ठीक है ना, तो दो फंक्शंस हमारे क्लियर हो गए नाउन क्लॉज के। पहला क्या होगा, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। ठीक, चलिए अब इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसके अगले तीसरे फंक्शन के बारे में। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, या इसका मतलब क्या हुआ, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होना। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना। देखो जैसे अगर ये लिखा है कि आई एम अ सोल्जर, आई एम अ सोल्जर, तो जो आई है वही क्या है, सोल्जर है। ये दोनों होते हैं सेम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट या तो कोई नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पर हम नाउन का फंक्शन देख रहे हैं, हमने नाउन यहाँ पर रख दिया कि आई एम अ सोल्जर, तो सोल्जर क्या हो गया, नाउन हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसकी जगह पूरी क्लॉज रख दें, अगर हम पूरी क्लॉज इसकी जगह पर रख दें तो ये कैसी क्लॉज हो जाएगी, नाउन क्लॉज हो जाएगी, राइट। देखिए अगर हम ये लिखें कि आई एम वॉट माई मदर मेड मी, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर कि आई एम, यहां पर क्या मैंने बताया कि आई एम अ सोल्जर, मतलब मैं क्या हूं, एक सोल्जर हूं। और यहां पर मैंने क्या बताया, आई एम मतलब मैं हूं, और मैं क्या हूं, वॉट माई मदर मेड मी। ठीक है, ये आपकी क्लॉज हो गई, ये इसका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो एक कंप्लीट क्लॉज बन गई है। और ये क्लॉज क्या काम कर रही है,
ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है, ये काम कर रही है कॉम्प्लीमेंट का, और इसका मतलब क्या हो गई, ये नाउन क्लॉज हो गई। ठीक है, ये हो गई नाउन क्लॉज, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, यानी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना। ऑब्जेक्ट दो चीजों के कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, क्या कि या तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और या फिर किसका ऑब्जेक्ट होता है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, देखिए अगर ये लिखा है लिसन टू मी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हम्म? और ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो कोई नाउन या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन हम इसीलिए यूज कर पाए हैं क्योंकि हम यहाँ पर नाउन भी यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए अगर हम नाउन यूज करना चाहें तो लिख दें लिसन टू माई वर्ड्स, लिसन टू माई वर्ड्स। तो ये जो टू है इसका ऑब्जेक्ट क्या बन गया है, वर्ड्स बन गया है, ये डिटर्मिनर साथ में हो गया, है ना। लिसन टू माई वर्ड्स, तो इसका मतलब अगर हम प्रेपोजिशन के लिए पूरी क्लॉज अगर यूज कर दें, अगर हम पूरी क्लॉज यूज कर दें, है ना, यानी कि लिसन टू, और यहां पर इस प्रोनाउन की जगह पर या इस नाउन की जगह पर जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, अगर हम पूरी क्लॉज यूज कर देंगे तो इसका मतलब वो क्या कही जानी चाहिए, नाउन क्लॉज कही जानी चाहिए। ठीक है, तो लिसन टू व्हाट द टीचर सेज। ठीक है, क्या लिख दिया गया, लिसन टू व्हाट द टीचर सेज। तो ये जो टू प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट बनने के लिए पूरी क्लॉज आ गई। यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट मी है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्ड्स है, और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट द टीचर सेज, यानी पूरी क्लॉज है। तो इस वजह से यहां पर क्या हुआ, ये अगला फंक्शन हमने क्या पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, यानी किसी प्रीपोजिशन का अगर ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा, अगर पूरी क्लॉज हो जाएगी तो नाउन क्लॉज हो जाएगी। क्लॉज के बारे में डिस्कस हमको ये करना था, लेकिन ये हमने साथ में ये देखने के लिए कि हम यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये चीज हमने पढ़ी। फिर उसके बाद जो इसका पांचवा और लास्ट फंक्शन है, केस इन अपोजिशन। अपोजिशन क्या है, मतलब जब हम किसी नाउन के लिए, ठीक है, या प्रोनाउन के लिए एक केस ऐसा रखते हैं जो उसी के बारे में बता रहा हो, उसी के बारे में बता रहा हो, सेम चीजें हों, तो उसको हम अपोजिशन के केस में होना कह देते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, कल एक सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था इस टाइप में, जैसे दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ बिग सिटी। तो इसका मतलब जो दिल्ली है और वही क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया है। अगर हम ये इसको आगे ना लिखें, यहाँ पर वर्ब यूज कर दें दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तब ये कॉम्प्लीमेंट का काम करने लगेगा, तब ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट, ये सब्जेक्ट का काम यहाँ पर कर रहा है इस के लिए। मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, दिल्ली, और दिल्ली को ही क्या कह दिया गया, द कैपिटल ऑफ इंडिया कहा गया। इसका मतलब जो दिल्ली है वही क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया है। और कैपिटल को अगर आप देखें तो ये वर्ड क्या है, यानी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब अगर हम इसकी जगह पर पूरी क्लॉज यूज कर देंगे तो उसकी भी जो मतलब फंक्शनिंग होगी वो एक नाउन की होगी। जैसे यहाँ पर क्या है, कैपिटल क्या है, नाउन है। देखिए एग्जांपल से इसको समझें, द न्यूज दैट ही फेल्ड इज नॉट ट्रू। सेंटेंस क्या लिख दिया हमने कि द न्यूज दैट ही फेल्ड इज नॉट ट्रू।
तो जो ये न्यूज़ है जस्ट मिनट, द न्यूज़, और जो ये न्यूज़ है इसी को क्या कह दिया गया है, दैट ही फेल्ड। सेम चीज़ें तो हैं, वो फेल हुआ यही तो न्यूज़ है, जैसे जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वही तो दिल्ली है। तो इसका मतलब ये दोनों बातें हो गई सेम, और इस वजह से चूँकि हम जो एपोज़िशन में लाते हैं वो हमेशा नाउन होता है। एपोज़िशन में अगर हम जिस चीज़ को लाएँगे वो नाउन होगा, ठीक है? कैसे नाउन होगा? देखो, एक सेंटेंस ये लिखें, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, और आगे हमने लिख दिया ही वाज़ एन इटालियन एक्सप्लोरर। तो अगर हम इसको कंबाइन करें सेंटेंस, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? कोलंबस, फिर कॉमा, और ये जो आपकी वर्ब है इसको चेंज करके यहाँ पर नाउन में लाना पड़ेगा। द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, फिर कॉमा के बाद हम लिख देंगे वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर, ठीक है? ऐसा हम लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्कवर्ड था इसको हम चेंज करके लाए किसमें? डिस्कवरर में, क्योंकि अपोजिशन में हम जो लिखेंगे वो नाउन ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि द न्यूज दैट ही फेल्ड इज नॉट ट्रू। मेन बात क्या हुई कि द न्यूज इज नॉट ट्रू, द न्यूज इज नॉट ट्रू, और न्यूज है क्या? दैट ही फेल्ड। जैसे यहाँ पर दिल्ली इज अ बिग सिटी, और दिल्ली को क्या बताया गया? द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये इसका मतलब क्या है, जो एपोजिशन में हमने लिख दिया है ये कैसी क्लॉज हो गई? नाउन क्लॉज हो गई, क्योंकि इसका फंक्शन क्या हो गया? नाउन का हो गया। तो इस तरह से हमने नाउन क्लॉज के फंक्शंस को पढ़ा कि नाउन क्लॉज जो है क्या क्या काम कर सकती है। जो नाउन के फंक्शंस होंगे वही नाउन क्लॉज के फंक्शंस होंगे, यानी सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। दो चीजों के ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, और पांचवी चीज क्या हमने पढ़ी? केस इन अपोजिशन। तो ये इस तरह से ये हमारे हुए नाउन क्लॉज के फंक्शंस, ठीक है? अच्छा, एक सेंटेंस आप देखें, आई नो व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल। आई नो द टाइम व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल। आई वॉज प्लेइंग चेस when he returned from school, ठीक है? देखिए, तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, और तीनों में एक कॉमन क्लॉज मैंने यूज कर दी है, when he returned from school। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो तीनों क्लॉजेस के फंक्शंस अलग अलग हो गए हैं, तीनों क्लॉजेस के फंक्शंस अलग अलग हो गए हैं। यहां पर इसका जो फंक्शन है वो है नाउन क्लॉज का, यहां पर ये नाउन क्लॉज है, और यहां पर ये क्या काम कर रही है? ये एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रही है, और यहां पर ये क्या काम कर रही है? एडवर्ब क्लॉज का काम कर रही है। कैसे? अब इसको देखते हैं। एक ही चीज लिखी हुई है, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, इसमें भी वही लिखा है व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, यहां पर भी लिखा व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल। लेकिन
एक में ये नाउन क्लॉज है, दूसरे में एडजेक्टिव क्लॉज है और तीसरे में ये एडवर्ब क्लॉज है। कैसे ऐसा है देखते हैं। यहाँ पर आपने लिखा आई जो कि सब्जेक्ट हुआ। ये लिखा आपने नो, ये क्या हो गई वर्ब हो गई। और इस वर्ब के लिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए पूरी क्लॉज आ गई, है ना? ये व्हेन से स्टार्ट तो है लेकिन ये व्हाट का आंसर है। ये आंसर हुआ किसका? व्हाट का आंसर हुआ। और जो व्हाट का आंसर वर्ब के बाद होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, है ना ऐसा? देखिए, यहाँ पर क्या है कि आई नो मैं जानता हूँ और क्या जानता हूँ? व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल, है ना? मतलब वो स्कूल से कब लौटा? जब वो लौटा उसका टाइम मैं जानता हूँ। तो आई नो और ये व्हाट का आंसर है। जैसे अगर हम ये लिखें आई नो हिज नेम या आई नो द ट्रुथ, जो भी आप लिखेंगे नाउन ही तो लिखेंगे। नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे हमने ये लिख दिया आई नो हिज नेम, तो ये हुआ नाउन, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसी तरह से नो वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए हमने पूरी क्लॉज यूज कर दी। एक शब्द होगा तो नाउन होगा और पूरी क्लॉज हो जाएगी तो हम उसको क्या कह देंगे? नाउन क्लॉज कह देंगे। यानी मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, क्या का आंसर एक्सपेंड कर दिया गया है पूरी क्लॉज में और ये हो गई नाउन क्लॉज। यहाँ पर क्या है? मैं जानता हूँ और क्या जानता हूँ, ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए पूरी क्लॉज आई थी। यहाँ पर पूरी क्लॉज नहीं है, ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए इतना है केवल। मैं क्या जानता हूँ? टाइम जानता हूँ। और ऑब्जेक्ट का काम किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा। और ये जो क्लॉज है इसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, इसके बारे में इसको डिटेल करने के लिए ही आई है। और नाउन को क्वालिफाई करने वाली जो क्लॉज हो जाएगी, तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं या क्लॉजेस होती हैं, वो क्या काम करेंगे? एडजेक्टिव का काम करेंगी, है ना? तो ये टाइम की विशेषता हो गई कि कौन सा वाला टाइम, कौन सा टाइम? जब वो स्कूल से आया वो टाइम। तो टाइम नाउन को क्वालिफाई करने वाली जो क्लॉज हो गई यहाँ पर, इसको हमने क्या कह दिया? एडजेक्टिव क्लॉज कह दिया। यहाँ पर देखेंगे तो ये नो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रही है पूरी क्लॉज। यहाँ पर ये नो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये क्लॉज नहीं बन रही है। नो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया था टाइम, और टाइम को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए हमने पूरी क्लॉज यूज कर दी। और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, है ना? इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, आई वॉज प्लेइंग चेस, मैं क्या खेल रहा था? चेस खेल रहा था। ये ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का। और आगे जब लिखा गया है व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से लौटा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नाउन का काम नहीं है, क्योंकि ना तो ये सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कॉम्प्लीमेंट है, ना एपोजिशन में है। और ये जो लिखा हुआ है चेस, ये चेस की विशेषता भी नहीं है। जैसे ये टाइम की विशेषता है कि कौन सा टाइम? व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल। लेकिन ये चेस की विशेषता नहीं हो सकती व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल। इसका मतलब इस नाउन को क्वालिफाई भी ये नहीं कर रहा है। इसका काम क्या है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको आंसर मिलता हुआ नजर आएगा किसका? व्हेन का। यहाँ पर आपने व्हेन से लिखा, लेकिन ये व्हेन का आंसर नहीं है, ये आंसर है व्हाट का। आई नो व्हेन नहीं, आई नो व्हाट, मतलब मैं जानता हूँ और क्या जानता हूँ? व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, राइट? लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आई वाज़ प्लेइंग चेस, मतलब मैं चेस खेल रहा था। और कब खेल रहा था? ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, यानी इस एक्शन के होने के टाइम को इंडिकेट कर रहा है। जैसे हम लिख दें आई वाज़ प्लेइंग चेस यस्टरडे, तो यस्टरडे आपका एडवर्ब हो जाएगा। या हम कह दें आई वाज़ प्लेइंग चेस इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग एक आपकी एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी। और यहाँ पर हमने अगर पूरी क्लॉज यूज कर दी जिसमें सब्जेक्ट है और साथ ही साथ वर्ब है, तो ये क्या हो गई? आपकी ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। मेरे ख्याल से ये तीनों बातें आपने समझ ली होंगी, है ना? और कल हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में किस चीज के बारे में? एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। उसके बाद बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज के बारे में। मैंने हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दिया है। आज तो मैंने पढ़ाया है आपको नाउन क्लॉज, लेकिन दिमाग में ये ना बैठाइए कि हम इन कंजंक्शंस को याद कर लेंगे कि इनसे नाउन क्लॉज बनता है। नहीं, कतई नहीं, उसके फंक्शंस को समझना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपने व्हेन से जोड़ा, यहाँ पर भी आपने व्हेन से ही लिखा सेंटेंस को, यहाँ से भी आपने व्हेन से लिखा, लेकिन एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक एडवर्ब क्लॉज बन गई। ठीक है ना? तो इतना लाइटली इनको नहीं लेना है, कायदे से समझना है, एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। लेकिन जब आप इंग्लिश के एसेंशियल नॉलेज को आप ले लेते हैं, फिर आपको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को। ठीक है? तो इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। ठीक है? गुड बाय, टेक केयर।